आप सभी का फायदेमंद फंड के इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है शैलेंद्र भटनागर, जो कि हमें बताएंगे अब कि आज का शो किस लिहाज से खास है। ईयर एंडर तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये ईयर एंडर क्यों खास है ये जानना चाहेंगे शैल जी। तो नमस्कार कविता जी, आपको मेरी क्रिसमस और हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको सन 2021 की अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार साल रहा, हम लोगों ने बहुत पैसा बनाया, एक से एक बढ़िया फंड्स। कविता जी, कई ऐसे फंड्स हैं जो निफ्टी से 2 गुना ज्यादा आपको इक्विटी में रिटर्न दे रहे हैं। बिल्कुल। लगभग 11-12% निफ्टी बढ़ा है इस साल। लगभग आप देखिए रिकॉर्ड हाइस पर हम लोग हैं बाजार में। लेकिन अनेक ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 22, 21, 32 बल्कि 31% भी रिटर्न आपने सन 2020 में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से बाजार का एक ऐसा दौर जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, और उसके बाद जिस तरह से बाजार ने रफ्तार पकड़ी है, शायद उसके बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था, कोई उसको भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया था। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कविता जी, बहुत ही शानदार साल रहा। लेकिन सन 2021 कैसा रहेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। और फायदेमंद फंड्स में अब तक के सबसे बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप हैं श्री मनीष गुनवानी साहब, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं इक्विटी बिजनेस के निपन इंडिया म्यूचुअल फंड के। लगभग 3-3.5 दशक से बाजार को बहुत ही करीबी तौर से देख रहे हैं, बहुत ही जाने माने निवेशक हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपने पिछले 2 दशकों में एक से एक बेहतर फंड्स मैनेज किए हैं। मनीष जी, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा करते हैं सन 2021 की। बेहतरीन रिटर्न्स हमने देखे हैं सन 2020 में। कविता जी और मैं डिस्कस कर रहे थे, कई आपके फंड्स हैं जहां पर आपने 25 से 31% रिटर्न देखा है। बताइए सन 2021 में जब हम घुस रहे हैं तो किस तरीके का आप बाजार देख रहे हैं अगले 12 महीने 18 महीनों में? देखिए, हमको लगता है कि अभी ग्लोबल इकोनॉमी है और डोमेस्टिक इकोनॉमी दोनों इम्प्रूव करते रहेंगे, बिकॉज काफी सेक्टर्स अभी भी बंद हैं, जैसे ट्रैवल है, टूरिज्म है, रिटेलिंग है। काफी सेक्टर्स अभी भी ओपन नहीं हुए हैं, तो इकोनॉमी तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेगा 2021 में। जिस मार्केट का जैसे हाल है कि थोड़ा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का इम्प्रूवमेंट है वो प्राइस इन हो चुका है, बट हमको लगता है कि 2-3 साल में अभी भी अच्छा रीजनेबल रिटर्न बनेगा इन्वेस्टर का। थोड़ा सेक्टर रोटेशन होने की काफी संभावना है, क्योंकि जो बहुत सिक्लिकल सेक्टर्स है और जो कोविड इम्पैक्टेड सेक्टर्स है वहां ज्यादा चांस है रिटर्न बनने का। कि ये कई ऐसे स्टॉक है स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्पेस में जो 2018 से आप कंपेयर करेंगे, क्योंकि मार्च के बाद हमने अच्छी रैली देखी है, बट अगर आप 2018 जनवरी से कंपेयर करेंगे तो काफी स्टॉक्स अभी भी लोअर है और काफी संभावना है कि ये स्टॉक्स आगे जाके अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से हेल्दी रिटर्न बनने की संभावना है, स्टेडी रिटर्न बनने की अच्छी संभावना है। तो मनीष जी, जो आपने बातें कही कि 2021 में कमाल करके दिखा सकती हैं, उसका पता आपको 2020 में ही पता चला होगा, पैंडेमिक के दौरान ही पता चला होगा। मुझे ये बताइए, मोटे तौर पर आपकी रणनीति पैंडेमिक के दौरान स्टॉक्स पहचानने में, निवेश करने में क्या रही है, जिसको आप कंटिन्यू करने वाले हैं 2021 में भी, या ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे उसमें? देखिए, हर बिजनेस साइकिल का एक ट्रैजेक्टरी होता है। तो आई थिंक जब कोरोना वायरस काफी अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया था, तो बहुत ग्लोबल डोमेस्टिक इकोनॉमी में काइंड ऑफ रिसेशन हो गया। तो आप रिसेशन से पूरा रिकवरी का जो आप साइकिल देखेंगे तो उसका एक सीक्वेंस होता है। तो जो फर्स्ट रिकवरी आती है वो अच्छे स्टॉक्स में आती है, जो डिफेंसिव है, जो इकोनॉमी से ज्यादा लिंक नहीं है। तो जैसे हमने देखा कि अप्रैल में, जून में फार्मा, आईटी, एफएमसीजी जैसे स्टॉक्स रिकवर हुए कोरोना के करेक्शन के बाद। फिर जो बोलते हैं अच्छे सिक्लिकल स्टॉक्स जैसे गुड बैंक्स, your good industrials, good cement companies, large cement companies,
उसमें रिकवरी आती है। और अगर साइकिल चलता रहे, अब ये बात है कि ये जो बिजनेस रिकवरी साइकिल है कितना चलेगा, बट जनरली अगर ये थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म साइकिल है कि 2-3 साल का अगर साइकिल है, तो आफ्टर सम टाइम इवन द जो कंपनीज का लेवरेज है, जो कंपनीज का फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज है और एक फाइनेंशियल डेट है, तो वो स्टॉक्स स्लोली, जो वैल्यू स्टॉक्स हम बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक्स की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, तो वो स्टॉक्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनमें रिटर्न बहुत बन सकता है अगर साइकिल थोड़ा लॉन्ग टर्म चले। तो मेरे ख्याल से हम लोग ये सेकेंड और थर्ड फेज के बीच में है अभी। जैसे जो रिटेल बैंक्स हैं, जो लार्ज कैप सीमेंट है, वो भी काफी रिकवर कर चुका है, बट अब हम देख रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इकोनॉमी ब्रॉड बेस हो रही है, मोर एंड मोर सेक्टर में तेजी आ रही है। तो अगले साल में जाते हुए ऐसा लग रहा है कि जो थर्ड फेज है, जहाँ ब्रॉडर इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन है, जो स्मॉलर कंपनीज हैं, जो लेवरेज कंपनीज हैं, वो लोग भी ठीक कर सकती हैं। मेरे ख्याल से काफी संभावना है कि अब हम थर्ड फेज में जाएंगे। जी गुनवानी साहब, आपने जब चर्चा शुरू करी तो काफी जोर दिया मिड कैप और स्मॉल कैप्स में। आपने कहा कि सन 2018 के मुकाबले अभी भी अनेक ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको नीचे की सतह पर चलते हुए दिखेंगे, बशर्ते कि बाजार रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। बताइए, कोई पसंदीदा सेक्टर्स में आप इन नगीनों को चुनेंगे, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में? देखिए, एक तो ब्रॉडली ये सही है कि जो सिक्लिकल सेक्टर्स होती हैं, जैसे छोटी बैंक्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई, सीमेंट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये सब सेक्टर्स में काफी स्टॉक्स, जैसे मैंने कहा 2018 जैन पीक से काफी कम है स्टॉक्स अभी। तो अगर ये इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ती रही और मोर ब्रॉड बेस्ड हो गई, ट्रैवल, टूरिज्म, रिटेलिंग सब वापस आ गया नेक्स्ट ईयर, वैक्सीनेशन रोल आउट अगर सक्सेसफुल हो गया, तो ये जो सिक्लिकल सेक्टर्स है, मेरे ख्याल से वो सेक्टर अच्छा करेंगे नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, तो जो भी निवेशक मनीष जी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में अटके हुए हैं, देखिए अब तो हम रिकवरी देख रहे हैं, लेकिन जो रिकवरी हम देख रहे हैं क्या वो सस्टेन करेगी? इन तमाम निवेशकों को आप क्या कहेंगे, वो अपने मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स और एक्सपोजर को लेके क्या करें? देखिए, जनरली जब इकोनॉमिक रिकवरी होती है और ग्लोबली भी लिक्विडिटी काफी इजी है, तो हमने देखा है कि जब भी डॉलर वीक होता है तो इंडिया जैसे जो इमर्जिंग या डेवलपिंग कंट्रीज है, इनमें काफी फ्लो आता है, कैपिटल आता है। तो ये एनवायरनमेंट होता है जिसमें टिपिकली मिड एंड स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, और वो एनवायरनमेंट लास्ट 3-4 महीने में काफी इंटेंसली हमने देखा है। तो आपने देखा कि फॉरेन फ्लो काफी स्ट्रांग रहा है, फॉरेन एफडीआई भी स्ट्रांग रहा है, और इकोनॉमिक रिकवरी तेजी पकड़ रही है। तो ये एनवायरनमेंट चेंज होने की संभावना क्या है? खाली अगर, मेरे ख्याल से मेन रिस्क ये है कि अगर ये वैक्सीनेशन का रोल आउट में कुछ इश्यू आता है, दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। अगर वो नहीं हुआ तो काफी ऐसा लग रहा है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है वो काफी मोमेंटम से आगे बढ़ेगी। और अगर डॉलर भी वीक रहा, यूएस फेड ने काफी कमिटमेंट किया है लिक्विडिटी इजी रखने का, तो अगर कैपिटल फ्लो आता रहा तो ये तो काफी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है कि मिड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट ईयर। जी गुनवानी साहब, आपने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, और आपके जवाब में मेरा अगला प्रश्न है, पिछले 2 महीने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए हमारे विदेशी मित्रों ने भारतीय बाजारों में निवेश किए हैं।
क्या लगता है आपको कि ये जो दनादन पैसा आता हुआ जा रहा है, डॉलर्स की बरसात हो रही है, ये आगे आने वाले समय में आपको चलता हुआ दिखेगा? और इसकी वजह से कुछ तो ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जबरदस्त ओवर वैल्यूएशन है बाजार में, बताइए उनके कुछ नाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरेन का फ्लो है, आप देखेंगे कि इससे डॉलर के मूवमेंट से काफी स्ट्रॉन्ग लिंकेज होता है इसका है। तो जिस समय डॉलर वीकन होता है तो फॉरेन का जो फ्लो आता है इंडिया में वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और डॉलर लास्ट 7-8 साल स्ट्रॉन्ग रहा है। तो अगेन होप ये है कि अप्रैल से जो डॉलर की वीकनिंग शुरू हुई है वो काफी समय तक चल सकती है। तो काफी ऑप्टिमिज्म है कि ये फ्लो चलता रहेगा। थोड़ा ऊपर नीचे होने की संभावना तो है ही, बट स्ट्रक्चरली 2021 में फॉरेन फ्लो स्ट्रांग होने का काफी अच्छा चांस है। सेक्टर वाइज देखिए, टोटल मार्केट एक्सपेंसिव है। और क्या हुआ है कि लास्ट 3-5 साल अगर इकोनॉमी वीक रही है तो जो डिफेंसिव सेक्टर्स हैं तो मोस्ट एक्सपेंसिव तो ये एफएमसीजी और थोड़ा फार्मा है, थोड़ा आईटी है। ये सेक्टर्स में हमको सिलेक्टिवली स्टॉक्स काफी एक्सपेंसिव लगते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि हम पूरे साल हमने बहुत सारी थीम्स को, अनोखी थीम्स को इनफैक्ट मनीष जी काम करते हुए देखा है, डिजिटल, ऑनलाइन, ई कॉमर्स, इस बिजनेस पर आपका क्या व्यू है? नहीं, डेफिनेटली ये तो मेगा थीम है कि लोग शॉपिंग या कोलैबोरेशन के लिए सब ऑनलाइन कर रहे हैं। कोविड से ये एक्सेलरेट हो गया है। थोड़ा मेरे ख्याल से ओवरहाइप्ड है अभी। मेरे ख्याल से जो लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन और जो फिजिकल रिटेलर्स हैं या ऑफिस स्पेस है, ये सब बंद ही हो जाएगा। मे बी थोड़ा हाइप ज्यादा है, बट द ट्रेंड तो श्योरली है कि डिजिटल बिजनेस बढ़ेगा ही। हमने देखा है कि द कैपिटल स्टॉक मार्केट में भी ये काफी मैनिफेस्ट हुआ है, बट काफी कंपनीज जो डिजिटल वर्ल्ड में है वो अभी अनलिस्टेड है। और एक चीज 2021 में ये भी होएगी मेरे ख्याल से कि काफी आईपीओ आएंगी, ये जो ई कॉमर्स या जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, एंड ये रीजनेबल साइज आईपीओ आएंगे। मेरे ख्याल से काफी एक्साइटमेंट होगा इसके बारे में। जी, गुनवानी साहब, अक्सर सन 2020 में और पिछले 4 या 5 साल में चर्चा रही कि हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत परेशानियां हैं, एनपीए लेवल्स सबको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अनेक ऐसे बैंक्स हैं प्राइवेट सेक्टर में जो आपको तेजी पकड़ते हुए दिखेंगे, रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बताइए ओवरऑल थीम आपकी क्या है सन 2021 में पूरा बैंकिंग सेक्टर को लेते हुए? बहुत जबरदस्त कहा जाता है कि अंडर वैल्यूएशन पीएसयू बैंकिंग बास्केट में है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बैंकिंग के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहूंगा। एक तो इकोनॉमिक रिकवरी में जनरली बैंकिंग अच्छा करता है क्योंकि एसेट क्वालिटी का जो फियर है वो कम हो जाता है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी हो जाती है, तो ओवरऑल व्यू हमारा पॉजिटिव है। बट इसमें 1-2 पॉइंट ये है कि अनलाइक जो प्रीवियस साइकिल्स थे, मे बी 10 साल पहले, एक नया एलिमेंट बैंकिंग में ये है कि द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी हैज गॉन अप अ लॉट। जब टेक्नोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट हो रहा है तो पीएसयू, जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं, अल्दो साइकिल की वजह से अच्छा कर सकते हैं, बट थोड़े चैलेंजेस उनके बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी को लेकर। और रीजनल बैंक्स का भी आई थिंक थोड़ा स्ट्रक्चरल चैलेंज बन गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि ब्रांच होने की वजह से आपको एडवांटेज मिलता था, बट स्लोली वो एडवांटेज कम होता जा रहा है। तो जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैं, जिनकी ब्रांड स्ट्रांग है, जिनका टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट बहुत स्ट्रांग है, जिनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, हमको लगता है कि वो लोग का मार्केट शेयर बढ़ता ही रहेगा। तो स्मॉल बैंक, जहाँ पीएसयू हो या प्राइवेट भी हो,
हम लोग इतना पॉजिटिव नहीं है। गुनवानी साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कि किस तरीके से फॉरेन इनफ्लोज जारी रह सकते हैं भारतीय बाजारों में, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट की नीति है उससे आपका